अच्छा वो भी नहीं। Good afternoon, sir. Sir, unmute, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. कैसे हैं आप लोग? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Today we are fortunate enough to attend a session with respected Nirmal Bhatnagar sir, who is a motivational speaker, educational consultant, and a mine of knowledge. A hearty welcome to you, sir. Thank you. Today's topic is evaluation. Now I request to sir, please begin the session. Over to you, sir. Oh, wow. Thank you. आप सभी लोगों से एक बार फिर मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आज सुबह से आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त भी रहे हैं, तो क्या सीधे टॉपिक शुरू किया जाए या पहले जनरल बातचीत ही की जाए? हाँ, चलिए बातचीत से शुरू करते हैं थोड़ा, फिर आगे देखते हैं किस दिशा में हम लोग चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप सभी का ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ प्लीज म्यूट कर लीजिएगा एक बार आप लोग, और मुझे स्पॉटलाइट में ले लीजिएगा। चलिए, मैम मुझे स्पॉटलाइट पे कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट सभी का और मेरी अपनी टीम ड्रीम्स अचीवर्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज मुझे आप लोगों ने टॉपिक दिया है इवैल्यूएशन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं है क्या। तो मैं सबसे पहले आप ही से पूछूंगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन। थोड़ा सा डिस्कशन के साथ आज शुरू करते हैं। तो बताइए कौन कौन कहना चाहता है क्या क्या। यस, मैंने आप सभी लोगों को इस पे ले लिया है स्क्रीन पे जी। यस मैम, just give me a moment. Good morning, so that sir. Very good morning ma'am. Sir, I want to say that evaluation is something what we have already done
and after we have done, we need to see how well we have done it. That is what evaluation is. हम एक task decide करते हैं कि ये हमें करना है, और जी। उस करने के बाद हम ये देखते हैं कि वो हमने कितना appropriately किया. वाओ दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट मैम, मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ से बोल नहीं पा रहा हूँ सबके नाम। Sir, in my eyes, evaluation is done basically to assess what has been the level of understanding. हमारा क्या comprehension level रहा है, उस चीज को जानने के लिए we perform the process of evaluation. ओके, थैंक यू पंकुरी मैम, थैंक यू। और एक दो चार और, ये तो अच्छा मौका है आपको बोलने के लिए। चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं सर टीचर्स। एक्चुअली मेरी स्क्रीन इस समय थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है। मैं 1 मिनट करता हूँ, चलने दीजिए आप तब तक। बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलिए कौन नेक्स्ट है। नीरजा सर, नीरजा बोल रही हूँ। Sir, evaluate means the process of judging. Myself, Madhuri. It is the process of judging someone. Process of judging someone, that's great. Hindu man. Sir, evaluation is to find out what we have taught or learned, we are able to do it or not, Okay. apply it on. Okay. नीरजा सर नीरजा बोलना चाह रही हूँ। Yes, नीरजा मैम बोलिए। सर मेरे हिसाब से इवैल्यूएशन, जब हम कोई भी काम, नया काम सीखते हैं या कोई भी काम सीखते हैं, तो जी। उसको हमने कितना मतलब बच्चे ने कितना सीखा, कितने परसेंट, किसी बच्चे का 10% सीख पाता है, कोई 20% सीख पाता है, उसको हम एवेल्युएट करते हैं कि कितने परसेंटेज उसको ने उस काम को सीखा। तो हर बच्चे का सीखने का अलग अलग वो रहता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि उसको हमें और कितनी एफर्ट्स डालनी है कि जिससे उसको हम और इम्प्रूव कर सकें। वेरी गुड, बहुत सही। और सर, यस सर दिनेश गुप्ता। बोलिए दिनेश सर, बोलिए। सर मेरे हिसाब से ये इवैल्यूएशन है कि किसी बच्चे का ओवरऑल, यानी कि उसका चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास, ओवरऑल उसका मतलब कितना विकास हुआ, इस चीज को मतलब मूल्यांकन करना। वेरी गुड, वेरी तो हम गुड। इवैल्यूएशन बोलते हैं। जी जी। तो जो इवैल्यूएशन है, ये कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होगी या एक डायनामिक प्रोसेस होगी, क्या लगता है आपको? डायनामिक प्रोसेस। ओके, Dynamic process. बताइए सब लोगों के लिए अलग चलेगा या कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस के जरिए हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं? डिफरेंट फॉर पर्सन वी आर इवैल्यूएटिंग। सर स्टैंडर्ड प्रोसेस के थ्रू। स्टैंडर्ड प्रोसेस के थ्रू। और मैं बीच में सब तारक मेहता हो गया तो मैं समझ नहीं पाया, एक एक करके बताइए। It can depend on the evaluation, like age group wise, that on which age group we are evaluating and what is the topic and what is the grasping power of that person. It can Okay. do that also. तो ये किस लेवल पे होना चाहिए? मतलब टीचर के लेवल पे होना चाहिए, प्रिंसिपल के लेवल पे होना चाहिए, या हेड के लेवल पे होना चाहिए, मैनेजमेंट के लेवल पे होना चाहिए, किस चाहिए? Child centric होना चाहिए, बच्चों के लेवल पे होना चाहिए। हाँ जी, Sir, it should be on age level. इट शुड बी ऑन एज, लेकिन कौन करेगा? सर चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, बच्चों के लेवल पे, बच्चों की सोच जहाँ तक आती है हमें उसे देखते हुए परखना चाहिए। चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, लेकिन किस लेवल पे होना चाहिए? सर इसका अलग अलग पैरामीटर हो सकते बच्चों की थिंकिंग के लेवल पे। सर अफिलिएशन बॉडी के लेवल पे होना चाहिए। The board should give us the advantage to assess the child. That leverage should be given to the teachers to assess the child on different parameters according to their I am capacity. not able to understand who is speaking. So Sorry sir, I'm Pankuri. okay Pankaj जी। Next. सर हिमलता असरानी। सर मुझे लगता है बच्चे का मूल्यांकन सब आधारों पे होना चाहिए, उसका शैक्षणिक हो, उसका शारीरिक हो, उसका मानसिक हो, हर तरीके से उसका वैल्यूएशन होना चाहिए। साथ में टीचर का भी होता है, एक टीचर अपने बच्चे को क्या दे रही है और वो कहाँ तक उस बच्चे का पहुंच पाई है, उसके जो उद्देश्य थे वो वहां तक कहाँ तक उसको सिखा पा रही है और बच्चा उस लेवल को कहाँ तक सीख पा रहा है। तो मेरे ख्याल से टीचर और एक बच्चे दोनों का इवैल्यूएशन होता है ना सर। टीचर और बच्चे दोनों का इवैल्यूएशन होना चाहिए। यस सर। ओके ग्रेट।
ग्रेट, एक या दो रिस्पॉन्स और फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। पता है मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ, आप लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं एक चीज में अच्छा हूँ, मैं आप ही की बात को मिक्स करके भी 1 घंटा चलाऊंगा, देखना। सब तो आपने बोल दिया, मेरा बोलने का बचा क्या है। चलिए नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट कौन आ रहा है? Good It afternoon, should be sir. study based. Yeah. Yes, Indu ma'am. Yes, see, evaluation, what I believe is a common term which is used in English language, having its multiple utility. It has something to do with the value, assessing the value of something. So it does not, we are already, taking it to the our own profession, but evaluation is a general term. Okay. So it will have its general applications. So whichever it is being applied to, that's where the parameters are set. The criteria will be set as per where this evaluation is done. So how about assessing the value is what I hold up to that, what evaluation means. That's great. That's great. But right now we will take it as evaluation of the school or system or student, है ना? Right now आज हम इतने तक discuss करेंगे. Today, yes. If we are as a teacher, if we are talking about, definitely we will be assessing with the different parameters. But in general term, evaluation is a which can be applied to any sphere. That's right. Yes. एक या दो. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes. I have a question. Sir, I am Sandhya Sharma, and it is a pleasure to talk to you and interact with you. Thank you so much. Thank you, ma'am. And sir, I wanted to ask a question to you. What is the difference between the assessment and evaluation, sir? Definitely I will share. Definitely I will share in later slides. Definitely I will share. है ना? जी. So I believe that evaluation should be, the criteria should be made by the people who are experienced, firstly, and then it should make something like which is relative to every age group. It should not be relevant to just one age group, but because we are evaluating the students in different ages, we should have different evaluation things for them. ये रिलेटिव होगा या क्या बोलना चाहिए, ये मतलब रिलेटिव होगा या ट्रूथ होगा ये इवैल्यूएशन? सर रिलेटिव होगा, आई बिलीव. यस, ट्रू रिलेटिव होगा. किस तरीके से? सर हर एक स्टूडेंट, सर एक्चुअली एक्सपेक्टेड आउटकम जो है जी, एक्सपेक्टेड आउटकम कितना अचीव किया हमने उससे रिलेटेड. ट्रू मैम, ट्रू नीलम मैम, थैंक यू. तो ये रिलेटिव होगा. चलिए इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं और फिर हम इस प्रैक्टिकल बात करेंगे. सब्जी तुम्हारी फेवरेट है. बोलिए रितु मैम, कुछ कह रहे हैं रितु मैम? सॉरी सर. ओके, चलिए तो इसको थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है? मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख पा रही है? यस सर. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. So इस पे अभी हम लोगों ने थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन करा था जिससे हम अंडरस्टैंड कर पाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन को अगर मैं आज बात करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को हम लोग ध्यान में रखते हुए करेंगे. तो इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे हम लोगों को 2 लेवल पे करना होता है. पहला होता है मैनेजमेंट लेवल पे और दूसरा होता है टीचर लेवल पे, है ना? तो अभी हम लोग मैनेजमेंट लेवल को एक छोटा सा बहुत शॉर्ट में अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी फिर समय हम उस पर दूसरे टॉपिक पे लगाएंगे. मैनेजमेंट लेवल पे जो है वो बेस्ट स्कूल्स जो होते हैं वो मुख्यतः 4 चीजों को इवैल्यूएट करते हैं. पहला स्टूडेंट का असेसमेंट होता है. अभी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया था कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या अंतर है. इस क्वेश्चन को भी अपने साथ चलने देते हैं और आने वाली स्लाइड में इसे समझने की कोशिश करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में अपन आपस में डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो स्टूडेंट के लिए
असेसमेंट होता है, टीचर्स का इवैल्यूएशन होता है, स्कूल का इवैल्यूएशन होता है और सिस्टम का इवैल्यूएशन होता है। अगर आपको SIS को एक अच्छा स्कूल के रूप में एस्टेब्लिश हमें करना है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है हम, लेकिन अच्छे के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसे अच्छा बना रहना पड़ता है। टॉप पे आप हैं तो टॉप पे बने रहना पड़ता है। तो उसके लिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो हम लोग करते हैं। तो इसमें आएगा स्टूडेंट असेसमेंट सबसे पहले। तो उसमें स्टूडेंट असेसमेंट किस बेस पे होगा, है ना? तो जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड्स के साथ हमको स्टूडेंट को असेस करके देखना होता है कि दोनों एक लेवल पर आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज जैसे हम लोगों ने एज स्पेसिफिक का एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करा था हमारे प्रीवियस सेशंस में। तो हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन करा, वो हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड है। अब ये स्टैंडर्ड जो होता है एजुकेशन का, बहुत सारे लोग डिसाइड करते हैं। मैनेजमेंट के अपने एंगल्स होते हैं, टीचर का अपना एंगल होता है, जो एजुकेशन बोर्ड होता है उसकी कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो सबसे पहला अलाइनमेंट होता है कि हम चाहते क्या हैं। फर्स्ट अलाइनमेंट होना चाहिए इस लेवल पे कि हमने जो हमारी फिलॉसफी है, जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारे बोर्ड की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं, इन सब से हम लोग एक बार सेट करते हैं और उस बार के लेवल पे स्टूडेंट को देखते हैं कि वो कहाँ आके टिकता है ना? तो जो एक्सटर्नल असेसमेंट्स हैं उनको बैलेंस करने की भी हमारी जवाबदारी होती है। इसका एक बहुत सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। असेस कैसे करते हैं उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल्स आते हैं, है ना? तो एक्सटर्नल असेसमेंट हुआ। समटाइम्स कुछ चीजों को लेके हमारा व्यू, मैनेजमेंट का व्यू भी डिफरेंट होता है। तो मैनेजमेंट जो है वो एक्सटर्नल असेसमेंट है। तो इन दोनों को बैलेंस करना लर्निंग के लेवल पे, है ना? और फॉर्मेटिव असेसमेंट और असेसमेंट का जो फ्रेमवर्क है, इन दोनों को मैच करके असेस करना, है ना? सेकंड पार्ट आता है टीचर्स का इवैल्यूएशन। मींस टीचर्स का इवैल्यूएशन मींस टीचर जो चीज परफॉर्म कर रहे हैं उसको भी एक सर्टेन क्राइटेरिया पे इवैल्यूएट करते हुए चलना, कि जो उनसे मिनिमम एक्सपेक्टेड लेवल था वो टीचर डिलीवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ना? ये इम्प्रूवमेंट को लेके हो सकता है, फंक्शंस को लेके अकाउंटेबिलिटी हो सकती है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप पूरा कर पा रहे हैं, यानी लाइक जैसे आप अटेंडेंस के लिए करना, टीचर्स डायरी के लिए करना, लेसन प्लान के लिए करना, या आपको किसी चीज का इंचार्ज बनाया। जैसे आज एक मैम बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रही थी कि ये सेशन हमारा समय पे हो पाए, है ना? तो इन चीजों के लिए कि जिन जिन चीजों के लिए आपको अकाउंटेबल बनाया है उन चीजों को देखना। जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ रहे हैं, है ना? मैं हमेशा बोलता हूँ परीक्षा, ये मैंने आपके साथ जो सेशन हुआ था उसमें भी शेयर करा था, जो परीक्षाएं होती हैं वो बच्चों की नहीं होती हैं, वो टीचर की होती है। बच्चों के रिजल्ट से पता लगता है टीचर उस रोल को कितना अच्छे से प्ले कर पाया। अगर कंसिस्टेंटली कोई एक टॉपिक में डाउनसाइड है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, मींस उसकी उस टॉपिक को वापस कराने की जगह जरूरत है ना? तो इस तरीके से आप इवैल्यूएट करते हैं टीचर्स के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा टीचर इवैल्यूएशन जो होता है, ये इंसेंटिव के रूप में भी शेप अप किया जा सकता है। ये मैंने मैनेजमेंट को भी एक एंगल मेरे को शेयर करना बचा है, इनडायरेक्टली डिस्कशंस में तो शेयर हुआ है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्रेस होती है उसको भी इवैल्यूएशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपका इसमें रिजल्ट भी आ सकता है, आपकी डिलीवरी मेथोडोलॉजीज भी आ सकती हैं। बहुत सारे चार्ट हम लोगों ने इस तरह के बनाए थे, इनफैक्ट आप लोगों ने सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट बनाए थे। तो उस तरीके से हम लोग इस चीजों को करते हैं। स्कूल इवैल्यूएशन की प्रोसेस भी होती है, इसमें एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू भी होता है, जैसे हम लोग एक एक्सटर्नल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। इंटरनल स्कूल की प्रोसेस के लिए भी होता है ना? बैलेंस्ड पब्लिक रिपोर्टिंग भी होती है, मतलब जो हमारी ब्रांड इमेज बाजार में कैसी क्रिएट हो रही है, लोग हमारे बारे में किस तरीके से बोलते हैं, उससे भी इवैल्यूएशन होता है। और डेटा हैंडलिंग के जरिए भी होता है, जो स्कूल के लिए बहुत सारे डिफरेंट डेटा कलेक्शन सेंटर्स होते हैं उसके जरिए भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम इवैल्यूएशन। जो एक प्रोसेस हमने स्कूल को मैनेज करने के लिए बनाई है, उस प्रोसेस का पूरा इवैल्यूएशन कि वो प्रोसेस भी सही है या नहीं, है ना?
सिस्टम लेवल पे हर चीज को मॉनिटर करना कि जो आउटकम हमें चाहिए कहीं वही तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। मतलब हम नए नए सिस्टम इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, नए नए चीजें इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, बच्चे को प्रयोगशाला बना रखा है, टीचर जो है वो टीचिंग से ज्यादा उस सिस्टम पे काम करने में व्यस्त है। तो आपको कहीं ना कहीं इसको भी बैलेंस करके देखना होगा कि कहीं हमारा एजुकेशन ही तो अफेक्ट होना शुरू नहीं हो गया। और सिस्टम लेवल पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको मैक्सिमाइज लेवल पे कलेक्ट किया जाए। और लास्ट सिस्टम होता है इन सारी चीजों को रिव्यू करना। रिव्यू करने से कहाँ पे गलतियां हो रही हैं वो हमें पता लगती हैं, नई स्ट्रेटेजीज की क्या जरूरत होगी वो हमें पता लगता है, किस तरीके से हम अपने आप को पोजीशन करेंगे वो चीज हमें पता लगती है। तो ये 4-5 मुख्य पॉइंट होते हैं मैनेजमेंट लेवल पे, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं टीचिंग लेवल पे। सबसे पहली समझने की जरूरत यह है कि टेस्ट और असेसमेंट दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। टेस्ट और असेसमेंट दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो नॉलेज जज करने की प्रोसेस होती है उसे हम लोग इवैल्यूएशन प्रोसेस मान लेते हैं, है ना। आपने कोई सब्जेक्ट कितना सीखा है, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कितना पता है, आपको या बच्चे को, उसको जो जज करने की प्रोसेस होती है, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को जज करने की जो प्रोसेस है वो टेस्ट है। मेजरमेंट जो है वो एक लिमिटेड टर्म होती है जो एक किसी शॉर्टर एरिया के लिए काम आती है। मतलब बिहेवियरल पैटर्न को आपको अंडरस्टैंड करना हो, बिहेवियरल डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करना हो, लर्निंग मेथोडोलॉजी को लेके अगर आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, है ना। तो जो क्वांटिटेटिव चीजें होती हैं, एक सर्टेन स्केल के लिए क्वांटिटेटिव चीजें जो होती हैं वो हम लोग मेजर करते हैं। इवैल्यूएशन जो है ये ब्रॉडर टर्म है टेस्ट के लिए, जहां पे आप हर चीज को एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉज लेना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, और आप लोगों के साथ एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बच्चे पे एक ठप्पा लगाना शुरू कर देते हैं। वो ठप्पा किस पर आधारित होता है वो बार बार मैं आपको याद दिलाने के लिए ये शब्द काम में लेता हूँ, उसकी उल्टी कितनी अच्छी हुई थी इस पर आधारित होता है ना। इवैल्यूएशन कभी भी नंबर पर आधारित नहीं होता है। इवैल्यूएशन कभी भी किसी एक सब्जेक्ट के रिजल्ट पर आधारित नहीं होता है। इवैल्यूएशन होता है आपके ऑब्जर्वेशन पर आधारित। ऑब्जर्वेशन किस चीज का? जब आप किसी एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, है ना। आप स्कूल में आपने एंटर करा, बच्चा आपके सामने आया, वहां से आपकी इवैल्यूएशन की प्रोसेस शुरू हो गई है। जब आप शाम को बाजार में घूम रहे थे, वो बच्चा आपको कहीं नजर आ गया, आपकी इवैल्यूएशन प्रोसेस वहां पे चालू है। आप हर पल इवैल्यूएट करते हैं, हर पल आप इवैल्यूएट, जैसे हम धारणा बनाते हैं एग्जैक्टली वे सेम वे में धारणा के पहले की प्रोसेस जो होती है वो इवैल्यूएशन पर आ जाती है। क्या मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, अभी हम ठीक चल रहे हैं या इसको कुछ चेंज करने? थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको अभी अपन मोटिवेशन और उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो तो थम्स अप कर दीजिएगा। कुछ इजी करना है वैसे बताइएगा, फास्ट करना है तो वैसे बताइएगा। ग्रेट, थैंक यू, है ना। तो इवैल्यूएशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस को हम लोग किस तरीके से करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो एक एजुकेशनिस्ट है ना, उनके अनुसार द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग and interpreting evidence and changes in the behavior of all students as they progress through school is called evaluation, है ना। The process of gathering and interpreting evidences and changes in the behavior of all students as they progress through school is called evaluation. तो जो evaluation जो है वो क्या है, बच्चों के बिहेवियर को, उनकी प्रोग्रेस को, जो मिनिमम एक्सपेक्टेड लेवल है उस लेवल पर इवैल्यूएट करने की पूरी प्रोसेस को इवैल्यूएशन कहते हैं। अब इवैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे आपने बोला था। इट मींस कि आप कंटिन्यूअसली डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, जब जब आप बच्चों के समक्ष हैं, आप उन चीजों को, अपने इवैल्यूएशन को आप करते जा रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के काम में आता है कि फिर इनको जज कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तो हमारा पूरा सिस्टम टेस्ट पर आधारित है, और अब हम बात कर रहे हैं कि बच्चा हमें कहीं भी दिखेगा तो हमें उसे इवैल्यूएट करना है, हमें उसे असेस करना है।
असेस करना मीन्स किसी एक सर्टन लेवल पे सर्टन बार को ध्यान में रखते हुए इवेल्युएट करना, है ना, एक सर्टन बार को ध्यान में रखते हुए। तो अब यहाँ पे तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये कैसे होगी, सोच के देखिएगा सब्जेक्ट वाइज कैसे हो सकती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, इसमें चाइल्ड को हम लोग, बच्चे को हम लोग सेंटर में रख के बात करते हैं, कंसिस्टेंटली उस बच्चे के अनुसार सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रेमेडियल होती है। मीन्स आपने जो भी बच्चे के अंदर करेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करा है, जो भी आपने उसके अंदर कमियों को देखा है, उसको दूर कैसे किया जाए, उसको क्या सजेशन दिए जाए जिससे वो उस बार के लेवल तक आ सके। तो ये रेमेडियल प्रोसेस होती है, ये कोऑपरेटिव प्रोसेस है। ये कभी भी वन साइडेड नहीं होगी कि आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, नहीं चलेगा। इसमें आपको बच्चे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, समटाइम्स आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। मीन्स अगर बच्चे में मान लीजिए झूठ बोलने की आदत है और आप उसको दूर करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर इवैल्यूएशन, कि आपने कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करा था, पीयर प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा था, उसको लेके आपने आइडेंटिफाई करा था, या वो ज्यादा बच्चा किसी के ऊपर दबाव बनाता है, प्रेशर क्रिएट करता है, आप जो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं बिहेवियरल लेवल पे भी, तो आपको अब उनके पेरेंट्स की भी जरूरत है। आपको हो सकता है इसके लिए कोई एक मिलके प्लान बनाना पड़े, तो ये कोऑपरेटिव प्रोसेस होगी, है ना। कई बार ये टीचिंग मेथोडोलॉजी की तरफ भी जाती है ना। हम लोग अक्सर कहते हैं ये बच्चा समझ नहीं पा रहा है, हम बच्चा नहीं समझ पा रहा है, हम उसे समझा नहीं पा रहे हैं। तो हमें अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड्स को डेवलप करना होता है, मल्टीपल मेथोडोलॉजीज को डेवलप मिक्स करना होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं अलग अलग लर्नर्स हैं, ऑडिटरी, है ना, ऐसे जो हमने बात करी थी, विजुअल, किनेस्थेटिक, उन लर्नर्स के हिसाब से हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी को हमें चेंज करना होता है। कुछ कॉमन प्रैक्टिस डेवलप करनी होती है ना। कॉमन प्रैक्टिस मीन्स जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप एक दिन में 7 to 9 पीरियड्स ले रहे हैं, 6 to 9 पीरियड्स आप एक दिन में ले रहे हैं, तो क्या उसके साथ में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रखते हुए कोई ऐसी कॉमन प्रैक्टिस बनाई जा सकती है जिसमें टाइम और ये चीज बैलेंस हो सके। वापस से रिपीट करता हूँ, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम चाहते हैं इंडिविजुअल हर बच्चे का इवैल्यूएशन हो। अगर इंडिविजुअल इवैल्यूएशन करना है तो हमें प्रोसेस कुछ ऐसी बनानी होगी जो कॉमन प्रैक्टिसेस पर आधारित हो। मैं हर बच्चे को लेके बैठ नहीं सकता हूँ, हाँ बेटा बात कर, फिर मैं बताऊंगा, टेस्ट दे, बहुत सारी बात करी, मैं कुछ अप्रोच नहीं बनानी होगी। मैं एक सैंपल आपको इवैल्यूएशन करके दिखाऊंगा लास्ट में कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, और मल्टीपल एस्पेक्ट्स को करना होता है जिससे हम टोटल बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में अंदाजा लगा सकें। तो एजुकेशन सिस्टम में इवैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली चीज, ये डायग्नोस्टिक के लिए काम में आती है। जिस तरीके से एक डॉक्टर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के जरिए आपकी इलनेस को डायग्नोस करता है, सेम काम इवैल्यूएशन एजुकेशन सिस्टम में करता है। ये जैसा मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। तो जब तक आप एक एक ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तब तक आप प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं बना पाएंगे, है ना। जैसे आप फाइनल रिजल्ट के लिए बच्चे के सारे रिजल्ट्स के सारे मार्क्स को आप कंसीडर करते हैं ना, सिमिलरली इवैल्यूएशन की प्रोसेस में आपको उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने ऑब्जर्व करे वो सारी चीजों को मिला के हम उसके लिए बनाते हैं, है ना। जब आप एक बच्चे के सारे कैरेक्टरिस्टिक को नोट करना शुरू कर देते हैं तो आप उसकी पर्सनैलिटी का एक खाका बना पाते हैं, और जब आपके पास उस पर्सनैलिटी का खाका होता है तो हम उसके लिए रेमेडियल सॉल्यूशंस दे पाते हैं, और वो इंडिविजुअलिस्टिक होने वाले हैं। सॉल्यूशन जो भी होगा वो एक बच्चे के लिए अलग अलग बनेगा, है ना। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। मीन्स अगर जो बच्चा एवरेज परफॉर्म कर रहा है मैथमेटिक्स में, उसके लिए कुछ हो सकता है, कोई ग्रामर में है तो उसके लिए कुछ एक हो सकता है, तो हम ऐसे बना सकते हैं। इससे आपके एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको भी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये गाइडेंस, सही गाइडेंस प्रोवाइड करने में मदद करता है। जैसे मैंने अगर आप करियर काउंसलिंग वाला पोर्शन देखेंगे तो वो पूरा का पूरी प्रोसेस इवैल्यूएशन पर आधारित है। मैंने अपने जो लास्ट अभी सेशन हुए थे उसमें भी शेयर करा था, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट
कैसे 1.5 घंटे में आपका पूरा करियर और आपका पूरा एजुकेशन प्लान बना के रख देता है। आप सोच के देखिए, जो बच्चा नर्सरी से लेके क्लास 12 तक हमारे पास था, उसको करियर काउंसलिंग के लिए किसी काउंसलर के पास जाना पड़ रहा है। क्यों? और वो करियर काउंसलर भी ऐसा है कि वो एक टेस्ट करने को देता है, वो टेस्ट करते से ही, अचीव करते से ही बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी हमें पता लग जाती है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस का अंदाजा लग जाता है, वो किस जगह पे अच्छा कर पाएगा इसका अंदाजा लग जाता है। और जब वो बच्चे को समझाते हैं, पेरेंट और बच्चा दोनों खुश होकर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो इवैल्यूएशन के लिए जो जनरल सिस्टम है, पूरे सिस्टम को फॉलो करा था और टेक्नोलॉजी की उसमें मदद ली थी, तो कोई प्रोसेस मिस नहीं करी थी। तो हमने बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, उसके बिहेवियरल पैटर्न को, हर चीज को उसमें जज करने की कोशिश करी। यही काम अगर स्कूल में होने लगे, इस क्लास का जो एक ओवरऑल उसका 360 डिग्री असेसमेंट है बच्चे का, जब वो प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में जाता है तो टीचर को ये पता लग जाए कि भैया ये इसका असेसमेंट लेवल है ना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये स्टोरी जो है, महात्रा नाम सुना है आपने? महात्रा एक महात्मा है जो बहुत ज्यादा बड़ी दाढ़ी रखते हैं, श्री रविशंकर तरीके से। सुना है उनका किसी ने नाम? ये उनकी स्टोरी है ना। मैं सिर्फ उनकी स्टोरी को नरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बच्चा था, क्लास एंड होने वाली थी, तो सब बच्चों ने मिलकर ये डिसाइड करा था कि हम लोग अपने टीचर के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके जाएंगे, है ना। तो एक बच्चा क्लास में ऐसा था जो हमेशा बड़ा डल सा रहता था। तो टीचर हमेशा ये देखती थी कि आखिर इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है। टीचर ने एक बार मौका मिला तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल से शेयर करा और प्रिंसिपल के पास जाके बोला कि मैम, मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे को हमें रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए, इस बच्चे को हमारे स्कूल से निकाल देना चाहिए। आने वाले समय में ये बच्चा हमारे स्कूल के लिए नाम रोशन नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट नाम खराब कर सकता है। ऐसा फीडबैक उन्होंने प्रिंसिपल को दिया। प्रिंसिपल ने बोला, मैं ठीक है, इस पे हम लोग जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने उस बच्चे के 5 रिपोर्ट कार्ड जो पुरानी क्लासेस के थे उनको मैडम को दे दिया। बोले एक बार आप इसे देखिएगा, एक बार इसे पढ़ के देखिएगा, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। मैम वो रिपोर्ट कार्ड लेकर चली गई। रिपोर्ट कार्ड ले जाने के बाद उन्होंने देखा कि क्लास फर्स्ट में वो बच्चा क्लास का टॉपर था, क्लास सेकंड में वो बच्चा टॉपर था, क्लास थर्ड में वो बच्चा टॉपर था, क्लास फोर्थ में आते हुए मैडम ने लिखा था कि अब इस बच्चे को थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, क्योंकि ऐसा पता लगा है कि इस बच्चे की मदर की तबीयत अब ठीक नहीं है, उसकी मदर की तबीयत अब ठीक नहीं है, थोड़ा रिजल्ट डाउन हुआ। नेक्स्ट ईयर में पता लगा कि वो बच्चे को रिजल्ट और ज्यादा डाउन हुआ, और वहां कमेंट में, उसमें ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ था कि उसकी मदर जो है वो कैंसर आइडेंटिफाई हुआ है, तो अब इसके लिए रेगुलर स्कूल आ पाना ठीक नहीं, संभव नहीं हो पाया। नेक्स्ट ईयर में पता लगा कि उसकी मदर इस दुनिया में नहीं रही, और उसके बाद से उसका रिजल्ट डाउन बहुत ज्यादा था। तो उनको, मैम को मेन रीजन समझ में आया कि इस बच्चे में क्षमता तो है, लेकिन वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। क्षमता तो है, परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। उस दिन से उस मैडम ने एक अप्रोच चेंज करी, जो उसे क्लास से निकालने के बारे में बात कर रही थी, वो उसको मदरली टच देने लगी, मदरली टच देने लगी, उससे बात करने लगी, उससे फ्री टाइम में उसको थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और यकीन मानेंगे, जो आप इस स्टोरी का सेकंड पार्ट सुनेंगे तो आपको एक समझ में आएगा किस लेवल तक एक टीचर का असेसमेंट जा सकता है। उस दिन जब क्लास का लास्ट डे था, उस दिन वो गिफ्ट लेके सारे बच्चे आए थे। गिफ्ट बहुत अच्छे से रैप करे हुए थे, कोई गिफ्ट पेपर में था, कोई अच्छे बॉक्स में था, लेकिन एक गिफ्ट ऐसा था जो न्यूज़पेपर में रैप करा हुआ था। टीचर ने उसको खोल के देखा, उसके अंदर एक सेंट की बोतल थी, जो यूज्ड सेंट था, थोड़ा सा उसमें सेंट था, और एक बैंगल या कुछ एक कड़ा वगैरह था जिसमें से कुछ मोती निकले हुए थे।
उसने वो गिफ्ट दिया था। मैम तत्काल समझ गई ये किस बच्चे का दिया हुआ गिफ्ट है। उन्होंने उसी समय वो सेंट लगाया। बाकी क्लास उस गिफ्ट की पैकिंग को देख के हंस रही थी, लेकिन मैडम ने बाकी सारे गिफ्ट को खोला नहीं, उस सेंट को लगाया, उस कड़े को पहना और उस बच्चे से पूछा। तो उस बच्चे का एक कमेंट था, अब आप मेरी माँ जैसी स्मेल कर रही हो, अब आप मेरी माँ जैसी स्मेल कर रही हो। बात आई गई हो गई, खत्म हो गया। ये टीचर रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद लगभग 10 वर्ष बाद, 70 के आसपास इनकी एज होगी, सडनली एक दिन इनके पास उस बच्चे का कॉल आता है। वो बच्चा उनको याद दिलाता है मैं कौन हूं। जब वो याद दिलाता है, मैडम को सारी बात याद आती है, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, और वो बच्चा उन्हें बताता है कि मेरी मैरिज होने वाली है और मैं चाहता हूं आप इस मैरिज के लिए आए। तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। तो उसने बताया मैंने सब मैनेज कर दिया है। सब मैनेज करने के बाद उस मैडम के पास एक दिन एक टिकट पहुंचता है जो यूएस का टिकट होता है। उनकी फैमिली के द्वारा वीसा प्रोसेस कराया जाता है। ये टीचर यूएस जाती है और मैरिज वाले फंक्शन वाली जगह पे एक पीछे चेयर पे जाके बैठ जाती है। जब ये लास्ट बेंच पे बैठी थी, जब ये बच्चा आता है, जब वहाँ पे प्रोसेस शुरू होती है, तो देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं, मैडम को लेते हैं और आगे फ्रंट रो में जहाँ पे मदर वाली चेयर थी वहाँ ले जाके बिठाते हैं। तो एक इवैल्यूएशन प्रोसेस आपको कहाँ तक लेके जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। तो आप ये जो हम लोग सोच रहे हैं, तो ये खाली ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ाया, जो आपने क्लास में करा, उसकी सहायता से ये चीज होगी, है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन क्या है? ये गाइडेंस, सही गाइडेंस देने के लिए होती है, क्लासिफिकेशन में मदद करती है, ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करती है, उसे बेहतर बनाने में मदद करती है। जैसे इस केस में हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, सब्जेक्ट को समझने की क्षमता उसमें थी, लेकिन उस बच्चे की समस्या कुछ और थी। तो अब आप इवैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं? पहली चीज कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल, ये हम लोग बात कर ही चुके हैं। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का प्रिंसिपल होना चाहिए, इस पे भी हमने बात करा। एक इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव्स। जब भी आप बच्चे को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए आप किस ऑब्जेक्टिव पे इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, है ना। लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है, बच्चे का क्लास में इन्वॉल्वमेंट कैसा है, किस तरीके से वो वहां पे आ रहा है, कितनी एनर्जी है उसमें आपके क्लास के प्रति, ये भी इवैल्यूएशन का एक हिस्सा हो सकता है। ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमें इवैल्यूएट करना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक रहते हुए करना चाहिए। और एप्लीकेशन इसका क्या होगा, मतलब आप जो भी इवैल्यूएट कर रहे हैं, इसका जो डेटा मिलेगा वो डेटा कैसे काम आएगा, वो डेटा को एनालाइज करना, ये भी बहुत आवश्यक होता है। पर मैं इन चीजों को आपको एक सैंपल के जरिए बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने एक प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए ये इवैल्यूएशन शीट बनाई है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी आपके स्क्रीन पे आप देख नहीं पा रहे होंगे ऐसे ढंग से, तो मैं इसे थोड़ा सा, मैंने इसके कुछ ब्रेकअप्स करे हैं। मान लीजिए कि सबसे पहली चीज, ये इवैल्यूएशन शीट जो है हर क्लास की एक सिंगल शीट होगी, हर टीचर के लिए नहीं होगी। यहाँ पे जैसे अटेंडेंस के लिए आप नाम लिखते हैं, पहले कॉलम में यहाँ पे नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, पूरे 30 बच्चे जो हैं हमारे, उन बच्चों के सबके नाम आ जाएंगे। इसको आप एक सिंगल मतलब हार्डबोर्ड से कवर, जैसे आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है, इस तरीके की शीट्स की आप कुछ प्रोसेस बना सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी शीट को काम में लीजिए, पर आप ऐसा कुछ बना सकते हैं अटेंडेंस शीट जैसा। अब मान लीजिए बच्चे को लैंग्वेज से रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम है, रीडिंग से रिलेटेड कोई एक इशू है, तो आपको ये देखना होगा कि उसको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंट समझ में आ रहे हैं या नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंट मीन्स वो ए अल्फाबेट को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं, बी अल्फाबेट को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं। अगर वो अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है तो उसे पढ़ते समय उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मतलब उसको प्रोनाउंस करने में कि इसको पी को कैसे साउंड करना है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस उस बच्चे में है या नहीं, वो उसे डिकोड कर पाता है या नहीं। कई बच्चों के ऐसा रहता है ना, CAT केट ऐसे करके वो कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो फ्लुएंसी वाला इशू है क्या। कई बच्चों के साथ क्या होता है, वो स्ट्रेटेजी बना के रीड करते हैं। स्ट्रेटेजी बना के रीड करते हैं मीन्स पहले पूरा खुद पढ़ेंगे,
जैसे आपने उनको रीडिंग के लिए खड़ा करा, ये बच्चे थोड़ा देर से स्टार्ट करते हैं, तो इन्होंने क्या करा, ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पहले 3-3 2-2 3-3 वर्ड पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसका सेंटेंस बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। कई बार वोकेबलरी की प्रॉब्लम होती है और कॉम्प्रिहेंशन स्किल कैसी है। तो जब आप किसी बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो आप इतने पॉइंट पे जब उसे आप इवैल्यूएट करते हैं, तो हम उसको सही तरीके से इवैल्यूएट करके ये बता पाते हैं कि दिक्कत कहाँ है और ये दिक्कत दूर कैसे होगी। इसी तरीके से आप राइटिंग में कर सकते हैं कि राइटिंग मैकेनिक्स कैसा है। मीन्स राइटिंग मैकेनिक्स मीन्स पेन पकड़ने की स्टाइल, है ना। फिर उसका फॉर्मेशन, वो ड्राइंग बनाता है, कई बच्चों का ऐसा रहता है कि जो सामने लिखा रहता है वो वैसा का वैसा अपनी कॉपी में बना लेते हैं, कई बार वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्या लिखा है ना। तो उसकी प्रोसेस कैसा है। और थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो तो एज ए प्रोडक्ट वो राइटिंग कैसी है, इस तरीके से देख सकते हैं। मैथ, साइंस, सीवीएस को आप कॉन्सेप्चुअल, ऑडिटरी और रिटर्न पर इवैल्यूएट कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन को आप हेल्थ से, फाइन मोटर से, ग्रॉस मोटर के साथ कनेक्ट करके उसके ऊपर कुछ इवैल्यूएशन बना सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए आप म्यूजिक, आर्ट, कंप्यूटर्स के ऊपर कुछ प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे ये जो इवैल्यूएशन शीट होती है, आप हर क्लास के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से आप अपना अपना एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं। जैसे वर्क स्किल्स को आपको लेना है, तो आप इसमें आपने अपनी स्केल भी दी बना के रख दी है, जैसे ई फॉर एक्सीलेंट, एस फॉर सेटिस्फैक्ट्री, एन आई मीन्स नीड इम्प्रूवमेंट, है ना। बच्चा जो है अपने वर्क को कंप्लीटली असाइन जो वर्क है उसको पूरा कर पा रहा है या नहीं, इंडिपेंडेंटली काम कर पाता है या नहीं, उसका क्लास में पार्टिसिपेशन कैसा है ना, वो डायरेक्शंस को फॉलो करता है या नहीं, उसके वर्क की क्वालिटी कैसी है, सोशल स्किल्स में वो सेल्फ कंट्रोल उसमें है या नहीं, उसका लिसनिंग और फोकस कैसा रहता है, अटेंटिव है या नहीं, है ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है या नहीं, स्कूल के रूल्स को लेके उसका क्या है। और किसी दिन आपने उस बच्चे के साथ कोई एडिशनल नई चीज होते हुए देखी, मान लीजिए कोई बच्चा गिर गया था, इसने तुरंत अपना बैग नीचे रखा और उस बच्चे को सपोर्ट करा। किसी दिन किसी को प्यास लग रही थी, उसने अपनी बोतल निकाल के उसको दे दी। किसी दिन कोई बच्चा टिफिन लाना भूल गया था तो उसने अपना टिफिन शेयर करा। तो आपके जो एडिशनल रिमार्क्स हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, अब मान लीजिए जैसे आपने रीडिंग पे आपने कोई चीज इवेल्युएट करी थी कि भाई फ्लुएंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फ्लुएंसी की प्रॉब्लम डिकोडिंग से कनेक्टेड हो सकती है। तो अब जब आप पीटीएम में बैठेंगे तो आप पेरेंट्स के साथ खाली ये शीट लेके बैठे, एक दिन में 40 बच्चों को इवेल्युएट कर पाना, ऑब्जर्व कर पाना बड़ा दुखदाई है और उतना हम समय नहीं दे पाते। लेकिन हर क्लास में 1 या 2 बच्चे आपकी आंखों के सामने ऐसे आते हैं जिनके कुछ चीजों को आप पहचान जाते हैं। तो जो 2 बच्चे आए उन 2 बच्चों को इसमें मार्क कर लीजिए। हर महीने की एक ये सिंगल इवेल्युएशन शीट होगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट रो में मैंने ऊपर वाले उसमें लिख रखा था कि किस क्लास की है, किस मंथ की है और उसका क्लास टीचर कौन है। ये जो व्हाइट वाली टॉप लेन है उसमें मैंने ये चीजें लिखी थी। तो हर क्लास की एक सिंगल शीट होगी, है ना। अब इस सिंगल शीट पे आप ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, एक दिन में उस बच्चे के 5 से लेके 8 पीरियड लगे हैं, 9 पीरियड लगे हैं, है ना। तो एक दिन में ऑन एंड एवरेज 10 बच्चों का कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन इस शीट में कैलकुलेट होता रहेगा। आप इसकी डिजिटल शीट भी बना के रख सकते हैं। आप अगर अपना सिस्टम अलाउ करता है तो आप डिजिटल शीट भी बना के रख सकते हैं कि सब लोग उसमें एंट्री कर दें वीक में एक बार या जिस दिन आपका फ्री पीरियड रहता है उस दिन में। तो आप मंथ एंड में आपके पास हर बच्चे के लिए इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होगी, इंडिविजुअलिस्टिक प्लान होगा और उस प्लान में आप जब इंस्टेंस के साथ, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक स्पेशल एडिशनल रिमार्क में कुछ लिखा है, तो जब मैं पीटीएम में बोलूंगा तब मेरे पास घटना है कि मैंने ये क्यों चीज यहाँ पे ऐसी लिखी थी, मैंने किस तरीके से इस बच्चे को ऑब्जर्व करा था। तो जब आप पेरेंट के साथ इतना स्पेसिफिक बात करेंगे तो आपको पेरेंट से 100% सपोर्ट मिलेगा। आप अपना इवैल्यूएशन के लिए ऐसा ग्रेड भी बना सकते हैं। 95 to 100 का अगर है तो वो A+ होगा, 90-94 का है तो A होगा। तो आप इस तरीके से अपने कुछ ग्रेड्स भी बना सकते हैं। आप कमेंट्स भी बना सकते हैं। हर मंथ का एक कॉमन कमेंट भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन में सारे बच्चों का हमें कोई चेंज लग रहा है, किसी
पर्टिकुलर बच्चे के लिए कोई स्पेसिफिक आपको सजेशन देना है तो उस मंथ की शीट में आप लिख के रख दें। तो बस मेरी ओर से इतना ही अभी। ओवर टू यू मैम, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स लेने की कोशिश करते हैं जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है नीरजा मैम। नीरजा बोल रही हूँ सर। सर नीरजा बोल रही हूँ। सर मैम आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे लैंग्वेज का पीरियड होता है, जैसे मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो कभी कभी कुछ बच्चे बहुत स्लो लर्नर्स होते हैं, जैसे हमने उनको रीडिंग करवानी शुरू की तो जो क्लास में दूसरे बच्चे होते हैं या वो बहुत धीरे आवाज में बोलते हैं, तो दूसरे बच्चे जो अच्छे से पढ़ पाते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। हम उस बच्चे को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, तो चाहते हुए भी हम उस समय क्लास में हम ना तो में समय दे पाते हैं उनको और ना ही हम अपनी एफर्ट्स जो है हम ज्यादा दे पाते हैं जी उन दूसरे बच्चों की वजह से जो पढ़ने में अच्छे हैं। तो वहां पर क्या किया जाए सर? देखिए मैम, इवैल्यूएशन वाली प्रोसेस के अनुसार अगर आप इसे देखेंगे तो सबसे पहले तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं इससे आपको ध्यान हटाना पड़ेगा और उस बच्चे के पास आना पड़ेगा जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं, है ना। उस बच्चे को आपने, जैसे हमने कुछ पॉइंट्स लगाए थे, निकाले थे भी रीडिंग से रिलेटेड, आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा वो बच्चा धीरे क्यों बोल रहा है। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना, इस बात को लेके कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है ना, मैं जो बोल रहा हूँ ये लैंग्वेज के आधार पर कैसा है, कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है, दूसरे लोग मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ और इस कॉन्शियसनेस की वजह से मैं उस ढंग से पढ़ नहीं पाता हूँ। तो सबसे पहले आपको उसका क्लासरूम का सॉल्यूशन ढूंढने के पहले कि क्लास में वो कैसे करेगा, दूसरे बच्चे चुप कैसे होंगे, वो उद्देश्य ही नहीं है। आपको इस बच्चे की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उसको एड्रेस करना होगा और उस बच्चे को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस दिलाना होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उस बच्चे पे देना होगा, पर्सनल अटेंशन देना होगा, तब क्लास में इंप्रूवमेंट आएगा। हम अक्सर क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को चुप कराने की कोशिश करते हैं पर उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। फियर से बाकी बच्चे चुप हो जाएंगे, आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो बाकी बच्चे चुप हो जाएंगे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी बच्चे की। इवैल्यूएशन की प्रोसेस उस बच्चे को बेहतर बनाने की प्रोसेस है। थैंक यू सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, Nidhi Dave here. Yes, Nidhi ma'am. Sir, like I've been in this field for quite a long time, but the thing is, sir, this is very good idea which you told us. Like positive points, we should just write down somewhere and disclose in PTM. But the thing is, sir, I have tried this, but few parents, instead of appreciating that effort of their child, they just told me कि मैम marks तो उसके कम ही आए हैं, क्या फायदा आपका? So until unless this attitude they'll not change, if we do also, this is like something very ridiculous. I find that, because see, I am trying to appreciate their what something positive quality, and in return what I got was very negative. How to overcome with this? ये मैम हमेशा होगा आपके साथ, ये तो आप एक केस डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके साथ हमेशा होगा। कारण क्या है, पेरेंट्स को ये पता है कि नंबर ही उस बच्चे का करियर बनाएंगे, क्योंकि वो एक लेवल तक कहीं ना कहीं माइंडसेट उसका उनका बन चुका है ना। तो ये एक दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। डिस्पाइट नेगेटिव रिमार्क, हमको इसी तरीके से इन चीजों के लिए उनको कमेंट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यूजुअली मैं क्या करता हूं, जैसे अभी आप लोगों ने मुझे कुछ पेरेंट्स से बात करने का मौका दिया था, तो मैं कंसिस्टेंटली इस चीज को बताने की कोशिश करता हूं कि नंबर सब कुछ नहीं होते, नंबर सब कुछ नहीं होते, एजुकेशन का पर्पस क्या है, मैं कैसे भी करके उस टॉपिक को वहां जोड़ता हूं।
तो एक चीज आप भी करके देखिए, जब पीटीएम होती है तो यूजुअली हम लोग स्कूल को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखते हैं, है ना। क्लासरूम हमारा एकदम डेकोरेटेड क्लीन होता है ना। तो हम ऐसा क्यों ना सोचें कि उस समय पे हमारे यहाँ पे ऐसी बातें डिस्प्ले हों जो हम पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, कि नंबर्स आर जस्ट इंडिकेटर्स, है ना, या कुछ ऐसी चीजें, और हम लोग कुछ ऐसी बातें वहां पे शुरू करें जो आपके इस पॉइंट को थोड़ा सा सपोर्ट करती हो, है ना। कुछ कॉमन स्टोरीज हो सकती हैं। पीटीएम के समय पे जैसे एक स्कूल में हम लोगों ने क्या ट्राई करा था कि सारे पेरेंट जैसे आते जाते थे, तो हमने 3 हॉल्स बना रखे थे। तो एक हॉल में जब 25-30 पेरेंट्स हो जाते थे, वहां पे हमारी प्रोसेस शुरू हो जाती थी, वो किसी भी क्लास के पेरेंट हो। तो 3 इंचार्ज थे जो 3 हॉल में रहते थे। 30 पेरेंट हो गए, 35 पेरेंट हो गए, वो वहां पे शुरू करते थे, एक स्टोरी सुनाई, बच्चों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, बच्चों को बड़ा करने की प्रोसेस क्या थी, एक स्टैंडर्ड पीपीटी बना रखी थी, वो बताना शुरू करा। उसके बाद उनको सबको क्लास वाइज जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, पेरेंट्स को जाने देते थे। तब तक दूसरा वाला सेशन शुरू हो जाता था, ये हॉल फिर खाली हो जाता था, कई बार 2 हॉल्स एक साथ चलते थे, है ना। तो एक माइंडसेट, एक लेवल हम लोग पेरेंट का बना देते थे, उसके बाद उनको क्लास में भेजते थे। तो आपको कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, तो जैसे ये आपने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, ऐसे सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस फीडबैक के रूप में आप मैम को दीजिए, नीलम मैम से, श्रीवास्तव मैम से आप ये फीडबैक शेयर कीजिए। फिर वो कॉमन फीडबैक आप मेरे पास भी आ जाएंगे, फिर हम मिलकर कोई एक नई प्रोसेस डिफाइन करेंगे और धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, है ना। नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। वैसे मैंने आपके लिए एक बड़ा अच्छा नया टॉपिक निकाला है, जो मैं भी 1 या 2 दिन में आपसे बात करने वाला हूँ। नो क्वेश्चंस? थैंक यू नीलम मैम, थैंक यू श्रीवास्तव मैम, आपने मुझे मौका दिया। और आज सबके चेहरे बता रहे हैं कि शायद थोड़ा भारी था। नहीं सर, ऐसे ऐसा ही होके चलता है ना। दोनों चीजें रहती हैं, खाली मोटिवेशन कभी काम नहीं करता है, कहीं कहीं पे हमें कंटेंट पे भी जाना होता है, कहीं पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोर नॉलेज का हिस्सा होती हैं, जिसको सीखे बिना, जिसको समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल होता है। तो मैंने कुछ एक जनरल आपसे ब्रॉडर एस्पेक्ट शेयर करा है इवैल्यूएशन का। इसे मिलके एक इंडिविजुअल प्रोसेस के रूप में हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, है ना। थैंक यू मैम। Thank you you for ma'am. Thank you so much, sir, for this marvelous session. Thanks a lot, sir. Thank you, 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 sir. आप सबको एक साथ देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे स्कूल की और वो सेशंस की याद आ जाती है। जल्दी मिलेंगे फिर हम लोग भोपाल। चलिए, बेस्ट विशेस। Sir. Good day, sir. Good day, sir. Good day, sir. Good day, sir. Thank you, sir.